ओके चलो, सो रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैन बी फाइंड, वी कैन फाइंड इट बाय एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस। पहला हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या कंडीशन चाहिए होती है? तो इसमें हमारा नॉर्मल प्लेन से प्लेन के ऊपर का नॉर्मल पता होना चाहिए, ठीक है, और प्लेन का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए ओरिजिन से। तब जाकर हम कहीं ना कहीं बता पाते हैं कि हमारा उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। सेकेंड चीज जो हमने यहाँ पे सीखी थी दैट वाज द कि वो किसी एक पॉइंट से पास करना चाहिए और किसी एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस केस में भी हम वो बता सकते थे, राइट। अगर आपको ये ठीक से याद हो तो हमने कुछ फॉर्मूलाज याद रखे थे इसका। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला कल नहीं हुआ था। इट पासेस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब हमारा जो प्लेन होगा वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो जैसे कि कुछ ये वाला चीज है ना, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इस जरा डायग्राम को देखो, वो जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात की जा रही है ना, वो इस डायग्राम पे पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R है। सॉरी, PRS है, ABC, RST है, RST R, S, T। ये हमारे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। सबसे पहला सवाल मैंने आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इज A, B एंड C वेक्टर ऑन द प्लेन। देखो A वेक्टर क्या है, A वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ R, B is the position vector of S and C is the position vector of T. Okay, RST. राघवेंद्र कह रहे हैं कि वाई प्लेन इज ऑलवेज स्क्वायर और रेक्टेंगल। राघवेंद्र, आप चाहो तो उसको सर्कुलर शेप में भी रख सकते हो। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सा सिंपल होता है, ठीक है। बाकी अपन ने प्लेन का डेफिनेशन वैसे क्या बोला था, प्लेन का डेफिनेशन यही बोला था कि इफ अगर हम उस प्लेन के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, प्लेन के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एंड वो जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन उसी के ऊपर आए, मतलब प्लेन के ऊपर आए, सो इन दैट केस वी विल से दैट इट इज अ प्लेन, राइट। सर जो लास्ट क्लास में टुडेज टारगेट, अच्छा ठीक है, इसको मैं कवर करता हूँ आज की क्लास में, एंड में टाइम मिलता है तो मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर देख लिया ना अनुष्का, तो फिर वो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर देख लिया है तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज बेसिकली जो पॉइंट है और जो इमेज होता है उसका मिड पॉइंट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, ओके ओके। सो जल्दी से बताइएगा, क्या ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सब प्लेन के ऊपर है क्या? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या प्लेन के ऊपर होगा? सोच के बताइएगा। यस सिद्धांत, उसी की बात हो रही है ना। अगर आप कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ना, मतलब एक प्लेन बना सकते हो जो वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा एंड दैट विल बी अ यूनिक प्लेन। दीक्षा कह रही है यस। बाकी लोग, हमने ये प्लेन दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस इज द प्लेन, ओके दिस इज द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर हमने तीन पॉइंट्स रखे, RST। ये तीन पॉइंट्स हमारे प्लेन के ऊपर है, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हमारे प्लेन के ऊपर है। मेरा सवाल है कि अगर ये पॉइंट्स प्लेन के ऊपर है तो इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या वो भी प्लेन के ऊपर लाई करेगा? पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट को जो वेक्टर ज्वाइन करता है वो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, राइट। सबका यस कहना है। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। आप खुद सोचिए, अगर आपका जो स्क्रीन है, आप उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लीजिए स्क्रीन को, और एक जेड एक्सिस निकालिए अपने बाहर की तरफ, क्लियर। तो उसकी इसमें अगर आपने अपना कॉपी जो है वो आपका एक प्लेन होगा, कॉपी जो है, ठीक है, कॉपी आपके टेबल पे रखा हुआ है, फोन मान लो आपके हाथ में रखा हुआ है। तो उस केस में जो आपके कॉपी के ऊपर के कोई तीन पॉइंट्स अगर हम लेते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स,
उनको अगर आप अपने स्क्रीन में जो ओरिजिन बन रहा है उस ओरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे तो क्या वो वेक्टर्स आपके कॉपी के ऊपर आएंगे? सोच के बताइए। सिचुएशन क्या दे रहा हूं, आपने अपने हाथ में फोन रखा हुआ है, आपके टेबल पे कॉपी रखी हुई है, ठीक है, कॉपी को वहां पे एक प्लेन मान के चलते हैं, और आपका जो फोन रखा हुआ है, तो फोन में एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस मान लो, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन हो जाएगा। अब आप अगर उस ओरिजिन से अपनी कॉपी पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हो तो वो तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। क्या वो तीनों पोजीशन वेक्टर्स आपके कॉपी के ऊपर आएंगे? क्या नहीं ना आएंगे, वो हवा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, स्पेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बताइए। नहीं समझ आया ये वाला? देखिए शिवम, पहले तो एक सिचुएशन लेना है जहां पे अपने को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप रूम का एक कोना मान लीजिए, ठीक है, रूम का एक कोना मान लीजिए, उस कोने को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलेंगे। तो वहां पे आपको एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस दिख रहा है, और आप बीच में कहीं पे बैठे हुए हो, आपके हाथ में आपकी कॉपी है, उस कॉपी के पेज को, कोई भी एक पेज को एक प्लेन मान के चल सकते हैं, है ना। अब अगर आप अपनी उस कॉपी के ऊपर 3 पॉइंट्स को, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर बनवाओगे, तो वो पोजीशन वेक्टर आप कैसे बनाओगे? उस रूम के कोने से, वो ओरिजिन से आपकी कॉपी पे जो पॉइंट आपने मार्क किया है वो लाइन सेगमेंट बनेगा ना। तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो एक वेक्टर हो जाएगा। मान लो आपने पॉइंट रखे थे आर एस टी अपनी कॉपी पे, तो आर एस टी का ओरिजिन से जब ज्वाइन करोगे तो उनके पोजीशन वेक्टर्स बन जाएंगे। तो क्या वो वेक्टर पूरा का पूरा प्लेन के ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। वो वेक्टर आपका हवा में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है? मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए, समझ में आया ये चीज अभी? शिवम, क्या ये अभी समझ पा रहे हो? ये जो वेक्टर है मैं पूछ रहा हूं, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है ना। क्या उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर उस प्लेन के ऊपर आएंगे? बोलिए। जिन जिन लोग का आंसर यस था, क्या ये चीज अभी समझ पा रहे हो? बिकॉज द आंसर टू दिस इज नो। द आंसर इज टू दिस इज नो। क्योंकि वो सारे के सारे जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं हवा में होंगे। सो यहां पे मैं आपको एक छोटा सा, अब अगर हम डेरिवेशन की बात करें, आप याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक देखे थे, हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक देखे थे, डेरिवेशंस देखे, लास्ट 2 डेरिवेशंस, क्या आपको ठीक से याद है हमने दोनों डेरिवेशंस में कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था? अगर आपको ठीक से याद हो तो पहला वाला डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म वाला, दूसरा वाला डेरिवेशन, दोनों ही केस में हमने वेक्टर के ऊपर का, प्लेन के ऊपर एक वेक्टर होता था और प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता था। हम दोनों ही केस में उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करते थे कि नहीं करते थे? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू, लेट्स से मैं कल का एक बार नोट्स ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे हमने ओ एन वेक्टर डॉट पी एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 किया था, है ना, जिसमें कि एक वेक्टर प्लेन का था और एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर था। फिर यहां पे भी अगर आप देखोगे तो हमने एपी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 किया था, राइट। तो इस चीज को अगर मैं अपने ध्यान में रखूं और मैं सोचूं कि क्या सर यहां पे भी कुछ ऐसा पॉसिबल है, क्या यहां पे भी कुछ इसी तरीके का डेरिवेशन पॉसिबल है क्या? सोचिए जरा। ये देखो एक वेक्टर दिख रहा है आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर, ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? वेरी गुड निधि, बाकी लोग बताइए क्या होगा इसका डायरेक्शन?
स्क्रीन पर परपेंडिकुलर, क्या वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि आर एस टी तीनों के तीनों पॉइंट्स प्लेन पे आ रहे हैं। इमेजिन करो कि अगर तीनों पॉइंट्स आपकी कॉपी पे है और आप उन्हीं में से 2 पॉइंट्स का वेक्टर बनाते हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहां निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट कहां निकलेगा? प्लेन के बाहर। ठीक है, तो हम यहां पे जो इक्वेशन बनाएंगे, समझो, आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस और नो? जल्दी से मुझे यस नो करके तो बताओ, क्या ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, शिवम समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट, जब पॉइंट आपने तीनों पॉइंट अपनी कॉपी पे रखे हैं और उसी में से 2 पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर बनाए, तो वो वाला वेक्टर आपकी कॉपी पे होगा। आर एस वेक्टर आपकी कॉपी पे होगा, आर टी वेक्टर भी आपकी कॉपी पे होगा। तो आर एस और आर टी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो आपकी कॉपी के परपेंडिकुलर होगा। राइट? अच्छा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब याद करो, जो हम डेरिवेशन 1 एंड डेरिवेशन 2 दोनों में हमें एक डायरेक्शन चाहिए होता था जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इस केस में वो डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, तो हमने कैसे किया? हमने क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाल लिया। अब जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाल लिया तो हमें क्या चाहिए? अब हमको चाहिए एक वेक्टर। अब हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें हमारा वो आर आ जाए, आर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा। P इज द रैंडम पॉइंट। ओके, P इज द रैंडम पॉइंट। ठीक है, P इज द रैंडम पॉइंट। अब इस रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो रैंडम पॉइंट का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इन ट्रायंगल ओपीआर ट्रायंगल में ओआर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर हो रहा है। तो यहां से अगर हम आरपी वेक्टर निकालने की कोशिश करें तो हमारा आरपी वेक्टर क्या? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगा। आरपी वेक्टर मेरा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगा। तो ये वाला जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इट लाइज ऑन द प्लेन, दिस वेक्टर लाइज ऑन द प्लेन। ऊपर वाला वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दूसरा वेक्टर है जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देयरफॉर आरपी वेक्टर डॉट डॉट आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि एक वेक्टर प्लेन के ऊपर है, एक वेक्टर प्लेन के ऊपर है और दूसरा वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आरपी वेक्टर जो है इसको हमने ऊपर लिख लिया है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, आर एस वेक्टर को देख के बताओ तो क्या होगा? डायग्राम को देख के बताओ तो आर एस वेक्टर क्या होगा? डायग्राम को देख के बताओ आर एस वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए, परफेक्ट। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और आर टी वेक्टर को बताइएगा। आर टी वेक्टर आर टी, क्या वो सी माइनस ए हो जाएगा? क्या वो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा? ठीक है, तो फाइनली ये जो आपके सामने जो इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है यही है आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये सब क्या है, ये आपके वो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट थे उनके पोजीशन वेक्टर है। और आर वेक्टर क्या है, तो उस प्लेन के ऊपर का कोई भी रैंडम पॉइंट है, प्लेन के ऊपर का कोई भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो इसी के साथ ये वाला डेरिवेशन जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन क्लियर हो गया। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ ना स्टूडेंट्स, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म बड़ा खतरनाक होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए थोड़ा एनसीईआरटी का हेल्प ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को ये दिखे। ये देखिए, तो अब हमको ना ये कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, लेट x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3 को RST के कोऑर्डिनेट्स माने गए हैं। ठीक है, RST के कोऑर्डिनेट्स माने गए हैं। ओके, नेक्स्ट XYZ को P का कोऑर्डिनेट माना गया, वो जो रैंडम पॉइंट है ना उसका कोऑर्डिनेट माना गया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, आरपी वेक्टर कैलकुलेट किया है, आरएस वेक्टर कैलकुलेट किया है एंड आरटी वेक्टर कैलकुलेट किया है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो जो मैंने डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखा था उसमें तीनों के तीनों वेक्टर्स आए थे, है ना। वो कुछ ऐसा था ना कि आरपी वेक्टर डॉट डॉट आरएस वेक्टर क्रॉस आरटी वेक्टर, ये आपका क्या था, इक्वल टू 0 था। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते थे बताइएगा, हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, डिटर्मिनेंट के हेल्प से करते थे कि नहीं, डिटर्मिनेंट के हेल्प से करते थे। तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से करने के लिए हम क्या करते थे, हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट लगा के ऊपर हम लोग लिखते थे आई जे के और नीचे हम लिखते थे उसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब जैसे आर एस का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1 और यहाँ पे z2 माइनस z1। सिमिलरली इधर लिखते हैं हम लोग x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। मैं खाली ये चीज कौन सा डब्बा बना रहा हूं, मैं आर एस फैक्टोरियल आर एस वेक्टर इन क्रॉस आर टी वेक्टर के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऊपर आई जे के जगह कौन आ जाएगा, आई जे के जगह पे आ जाएगा ये जो जिसका डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो ना उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो आरपी वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन है यहाँ पे, तो आरपी वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर देखोगे तो ये देखो आरपी वेक्टर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो है x माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1 और यहाँ पे z माइनस z1। तो तब जाकर ये वाला फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, तब जाकर ये वाला फॉर्मूला निकल कर आता है। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप एज इट इज याद रख लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने आपको इतना समझा दिया कि जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम ऊपर आई जे के लिखते हैं और नीचे हम दोनों वेक्टर्स के सारे कंपोनेंट्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट का एक बाहर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इसीलिए ऊपर आई जे के जगह पे आप क्या आ जाएगा, जिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो ना उस वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, तब जाकर ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो फाइनली दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म passing through three non-collinear points, passing through three non-collinear points। बोलिए, is this clear to everyone? समझ में नहीं आया तो पूछिए प्लीज, बट क्लियर करके जाइए इसको। पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट्स कहां पे घुसेगा। कोई डाउट है किसी को भी वेक्टर के डेरिवेशन में और इसके डेरिवेशन में? वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। तो अब इसमें ना सिंपल सी चीज एक रखी गई है, why was it necessary, why was it necessary to say that the 3 points had to be non-collinear? ऐसा क्यों जरूरी था कि तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो? तो इसका रीजन दिया है, इफ द 3 पॉइंट्स वेर ऑन द सेम लाइन, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते तो उस केस में बहुत सारे प्लेन होते
जो पास कर रहे होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपकी कॉपी। आप आपकी कॉपी की जो बाइंडिंग होती है ना, जहाँ पे सारे पेजेस जुड़े हुए हैं, अगर हम वहां पे 3 पॉइंट्स मार्क कर दें तो आप खुद ही देखोगे कितने सारे पेजेस लगे हुए हैं ना वहां पे, कितने सारे पेजेस लगे हुए हैं। तो वो फिर इसी रीजन से हमें कहीं ना कहीं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को, कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर निकल जाते हैं तो ये देखो यहाँ पे प्लेन 1 दिख रहा है, ये प्लेन 2 दिख रहा है, यहाँ पे प्लेन 3 दिख रहा है, यहाँ पे प्लेन 4 दिख रहा है। इट कैन हैव इनफाइनाइट प्लेन्स, लेकिन अगर वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा ना तो एक ही प्लेन बनेगा। ठीक है, एक ही प्लेन बनेगा। ओके, आई होप दिस वनडा इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालने के जो 3 कंडीशंस थे, तीनों के फॉर्मूलाज को स्टूडेंट्स आप बाय हार्ट करोगे। अगर आपने बुक्स वगैरह भी देखा है, रेफरेंस बुक देखा है, या फिर आपने पीवाईक्यू देखा है वेक्टर का, तो आपने एक चीज पहचानी होगी कि वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये चीज दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन बताइए वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी, है ना। तो चलो, अब कुछ चीजें, एक चीज थी जो लास्ट क्लास में मिस हो गई थी, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कोई भी जो प्लेन होता है ना, जैसे लाइन, लाइन का जनरल इक्वेशन हम कहते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लाइन जो होता था वो हम लोग एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड विल रिप्रेजेंट अ प्लेन। मतलब प्लेन के केस में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड तीनों यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, जिसमें एबीसी जो आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सब क्या है, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। कुछ सिमिलर चीज हमने फर्स्ट वाले प्रूफ में भी देखी हुई है ना। एलएक्स, आप कह सकते हो कि वहां पे जैसे हमने एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी देखा था, कुछ बहुत हद तक उसी के जैसा है। बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो आपको ये बताना है, क्योंकि वो जो हमने फॉर्मूला देखा था ना एलएक्स वाला, एलएक्स, तो वो क्या है, दैट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन है। कब, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल है अपना प्लेन से, और प्लेन से वो ओरिजिन से कितना दूरी है वो दिया हुआ है तब। ठीक है, तो इस केस में सिंपल सी चीज जो अपने को याद रखनी है वो ये कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये अपना प्लेन का इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल जनरल इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एंड इसमें आपका एबीसी क्या रहेगा, तो आपके जो नॉर्मल वेक्टर होगा उस नॉर्मल वेक्टर का डीआर होगा। ठीक है, डीआर होगा। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। सिंपल सा फंडा यार, आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेप्ट फॉर्म याद है? स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेप्ट फॉर्म याद है क्या? क्या होता था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। याद कीजिए, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये होता था इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगा, चलो देखते हैं, सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो यहाँ पे ये जैसे प्लेन दिख रहा है, ठीक है। अब ये प्लेन जो है, एक्स एक्सिस को पी पे कट किया, वाई एक्सिस को क्यू पे कट किया, जेड एक्सिस को आर पे कट किया। अभी अभी स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखा था अभी हमने, है ना। अब ये अगर मान लो इसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है आर क्यू पी, ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं? तो पी क्यू एंड आर विल सेटिस्फाई द above equation, will satisfy the above equation। तो अगर हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दें, अगर हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दें, तो हमको x के जगह पे क्या डालना पड़ेगा? अच्छा, थोड़ी सी गलती हो रही है, एक छोटी मोटी, मेरा डायग्राम और मेरा ये चीज मीट नहीं करेगा। तो मैं इसको कैपिटल ए डाल देता हूँ, ठीक है।
कैपिटल ए, कैपिटल ए एक्स ओके। तो अब अगर मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पुट करूंगा, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पुट करूंगा तो एक्स के जगह पे ए डालना पड़ेगा, स्मॉल ए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड के जगह पे ए कॉमा जीरो पुट कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड के जगह पे ए कॉमा जीरो पुट कर रहा हूँ। उससे क्या हो जाएगा, उससे अब मुझे दिख रहा है कि कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू माइनस डी हो रहा है, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू माइनस डी हो रहा है। तो यहां से कैपिटल ए का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, कैपिटल ए इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज दिस, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज स्मॉल ए, स्मॉल ए इज द एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, तो माइनस डी बाई ए। सिमिलरली सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स को पुट करोगे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को पुट करोगे तो आपको कैपिटल बी मिलेगा माइनस डी बाई स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी मिलेगा माइनस डी बाई स्मॉल सी। तो जब हमको, खुद सोचिए कि जब हमको कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी तीनों चीज मिल गई, तो उसको जरा पुट कर देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। जब ये तीनों कोफिशिएंट्स हमको मिल गए, तो हम इसको दोबारा उस इक्वेशन में पुट करेंगे, और जब आप इसको दोबारा उस इक्वेशन में पुट करोगे, तो माइनस डी बाई स्मॉल ए एक्स, माइनस डी बाई स्मॉल बी वाई, माइनस डी बाई स्मॉल सी जेड, प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि हम अगर हर जगह से डी कैंसिल कर दे, हर जगह से डी कैंसिल कर दे, तो माइनस एक्स बाई ए, माइनस वाई बाई बी, माइनस जेड बाई सी, और डी कैंसिल किया तो डी बाई डी कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और अगर हम ये नेगेटिव वाले टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी साइड भेज दें, तो वहां से मेरे को मिलेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है याद रखने के लिए, है ना। तो क्या था इसका डेरिवेशन में, इसके डेरिवेशन में हमने प्लेन का इक्वेशन लिखा, कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, तो आपका जो प्लेन है वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये हमको पता होगा। तो तीनों एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है अगर ये पता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने कहाँ पे रख दिया, हमने उसको प्लेन के इक्वेशन में रख दिया, क्योंकि वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से हमने क्या निकाला, तो वहां से हमने x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड z के कोफिशिएंट्स को निकाला, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इनको वैल्यूज को निकालकर दोबारा से जब हमने प्लेन की इक्वेशन में पुट किया, तो फाइनली हमको ये मिला दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। जहां पे आपका एबीसी क्या है, आपका एबीसी है इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट। वहां पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या था, तो वो आपके कोफिशिएंट्स थे। ठीक है, वो आपके कोफिशिएंट्स थे। बोलिए, इज दिस फंडा क्लियर टू एवरीवन? इट वाज अ सिंपल वन, राइट, सिंपल था एकदम ये। कोई डाउट्स यहाँ पे, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है स्टूडेंट इसमें? कुछ भी नहीं, परफेक्ट। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ फिर।
सही है निधि? राघवेंद्र सही है? शिवम करेक्ट। आनंद थोड़ी सी गलती हो रही है, आनंद कुमार थोड़ी सी गलती हो रही है। हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड में 1 होता था। रेवांश सही है, हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड में 1 होता था, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, 5 है। तो आपको पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 2x + 5 + y/5 - z/5 = 1। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म को देखें, सिद्धांत गलती हो रही है, आद्या सही है, आदर्श करेक्ट है। अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें तो x/a + y/b + z/c होता था, ठीक है। तो x y z अकेला होना चाहिए, उसके आगे प्लस होना चाहिए। अब यहां देखो x अकेला नहीं है, उसके सामने 2 दिख रहा है, तो उस 2 को आप कहां पे भेजोगे, नीचे भेजो। कैसे? 5 के भी डिनोमिनेटर में भेज दो। और यहाँ पे देखो z के आगे माइनस लगा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उस माइनस को नीचे भेज दो। इस तरीके से, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो गया a, ये हो जाएगा आपका b, और ये हो जाएगा आपका c। तो a हो गया 5/2, b हो गया 5 और c हो गया -5। ठीक है, वेरी गुड रिया, परफेक्ट। सिद्धांत आई बात समझ में? अपने को डिनोमिनेटर जो होता है ना y का, हम वो बोलते हैं, हम उसको 1 डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं रखेंगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है, फटाफट इसको आंसर करो। जहन्नुम में जा रहा हूं, जहन्नुम में। इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाना है, बताना है राघवेंद्र, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। द आंसर विल बी y = 3। ओके, याद कीजिएगा, जब अपन स्ट्रेट लाइंस में, अगर ये x एक्सिस y एक्सिस था और हमारा कोई लाइन होता था जो लेट्स से x के पैरेलल है, y के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन को हम क्या लिखते थे, और अगर ये a है तो हम उसका इक्वेशन लिखते थे x = a। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है, ठीक है। अगर वो z और x मतलब z के भी पैरेलल है और x के भी पैरेलल है, तो अपना इक्वेशन क्या होगा, y = कांस्टेंट। क्या होगा इक्वेशन, y = कांस्टेंट। ठीक है, सिद्धांत ये नहीं लिखेंगे x/0 + y/3 + z/0 = 1 नहीं लिखोगे, x और z वाला टर्म नहीं लिखोगे, उसके डिनोमिनेटर में 0 दिख रहा है ना, वैसा एक्सप्रेशन डिफाइंड होता है क्या, नहीं होता, राइट। चलो डन। नेक्स्ट, अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ये एक्सप्लेन करना, तो लेट आई ट्राई, बट मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मूले अभी देखने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा नहीं होगा। ये देखिए डायग्राम पहले, तो ये देखो, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। ग्रे कलर वाला एक प्लेन है और पिंक वाला दूसरा प्लेन है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वो इंटरसेक्शन पे हमने क्या किया, तीसरा प्लेन बनाया है, ठीक है। इंटरसेक्शन पे तीसरा प्लेन बनाया है। अब यहाँ पे
let's look into little bit of theory. So if the equation of the plane are r dot n1 vector is equal to d1 vector, जैसे पाई 1 है ना, तो ये पाई 1 के लिए ये दिया हुआ है, पाई 1 प्लेन है, ठीक है, पाई 1 प्लेन है, तो उसके लिए ये इक्वेशन है, और पाई 2 ये वाला हो गया, तो इसके लिए ये वाला इक्वेशन है। तो इस केस में ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों हमारे वेक्टर्स हो गए, ठीक है, तो ये जो ये दोनों अगर हमारे प्लेन्स हो गए, तो हमारा जो तीसरा प्लेन होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे बनेगा, उस प्लेन का इक्वेशन लिखा जाता है आर वेक्टर डॉट एक का नॉर्मल प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे का नॉर्मल इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2, ठीक है, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम गिवन इक्वेशन। अच्छा, ये किसका वो लाइक अब यहाँ पे जो लॉजिक यूज करके इसको डिराइव किया गया है, दैट लॉजिक सेज कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन प्लेन 1 पे भी आएगी, प्लेन 2 पे भी आएगी, प्लेन 1 पे भी आएगी, प्लेन 2 पे भी आएगी, एंड प्लेन 3 पे भी आएगी। यस और नो? वो जो लाइन दिख रहा है, क्या वो लाइन तीनों प्लेन्स पे आएगा? तीनों पे आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला मैं चाहूंगा कि अभी फिलहाल के लिए आप इसे एज इट इज याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन द प्रूफ ऑफ दिस, बिकॉज अगर मैं इसका प्रूफ अभी डिस्कस करने लग गया तो मेरा अगला आधा घंटा पूरा इसी में निकल जाएगा, ठीक है, और हमारे पास अभी भी 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जितना मुझे याद आ रहा है। तो फिलहाल के लिए सिंपल सा फंडा है, अगर ये एक प्लेन का इक्वेशन एंड दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और उनके इंटरसेक्शन पे अपने को तीसरा प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान से याद रखना, यहाँ पे लैम्डा जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आप जिस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, लैम्डा जिस भी प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट हैंड साइड में उसी के डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे यहाँ पे n2 के साथ लैम्डा लगा हुआ है, तो यहाँ पे d2 के साथ लैम्डा लगा हुआ है। अगर यहाँ n1 के साथ लैम्डा लगा होता तो यहाँ पे आप d1 के साथ लैम्डा लगाते, ठीक है। एंड सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म, जब वेक्टर फॉर्म पता चल गया, उसमें हम वैल्यूज वगैरह अगर पुट करेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म, पहले प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, दूसरे का लिखा हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो इन दोनों से पास करने वाला जो हमारा प्लेन बनेगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा, पहले वाले का कार्टेशियन लिखिएगा माइनस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे का कार्टेशियन लिखिएगा। अगर आप ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1, ठीक है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लाया गया है, और ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 2, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, तो ये वाली चीज को एज इट इज थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। दो लाइंस कोप्लेनर कब होंगे, ठीक है, दो लाइंस कोप्लेनर कब होंगे? तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये रेड कलर वाला जो दिख रहा है, ये लाइन 1 है, और ये जो ग्रीन कलर वाला लाइन दिख रहा है, ये लाइन 2 है, और अभी हमने इसको दोनों को एक ही प्लेन पे रखा हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं कि कोई भी दो लाइंस कोप्लेनर कब होंगे, उनका कंडीशन देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, अपने को लाइन का इक्वेशन तो याद है ना आप सबको, जैसे L1 की इक्वेशन फिलहाल के लिए मान लेते हैं, L1 की इक्वेशन मान लेते हैं a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, क्योंकि देखो रेड के पैरेलल में वो वायलेट पर्पल वाला दिख रहा है, ये रेड के पैरेलल में ऊपर दिख रहा होगा आपको, है ना। और सिमिलरली लाइन 2 जो हुआ, लाइन 2, इस लाइन 2 का जो इक्वेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग c वेक्टर, और ये किसके पैरेलल दिख रहा है, तो नीचे देख सकते हो d वेक्टर के पैरेलल दिख रहा है, तो c वेक्टर प्लस न्यू टाइम्स ऑफ d वेक्टर, राइट। तो हमारा लाइन 1 जो है वो b वेक्टर के पैरेलल है, और लाइन 2 जो है वो d वेक्टर के पैरेलल है। तो b और d का क्रॉस क्या देगा, b और d का क्रॉस क्या देगा ये बताओ? तो वो हमारा एक वेक्टर देगा
जो लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों के परपेंडिकुलर हो, राइट। तो ये अपने को क्या देने वाला है, ये देने वाला है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन 1 एंड लाइन 2। क्यों? क्योंकि आपका जो बी वेक्टर था वो लाइन 1 के पैरेलल है और जो डी वेक्टर था वो लाइन 2 के पैरेलल है। तो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों के परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अब यहाँ पे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर दिख रहा है, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मेन पॉइंट है, हमें एक चाहिए होता है। फिर से अगर देखोगे तो इक्वेशन में हमने किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया और हमने उस डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखा हुआ है, हमने उस डॉट प्रोडक्ट को लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? तो अगर आप पीछे के केसेस को याद करोगे तो जब हम वेक्टर की इक्वेशंस को भी लिख रहे थे तो हमारा हमेशा टारगेट क्या था कि एक वेक्टर प्लेन के ऊपर का हो और एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम 0, राइट। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 0। अब यहाँ पे वो चीज कैसे हुई, तो यहाँ पे हमने L1 और L2 जिसके पैरेलल था उन दोनों वेक्टर का क्रॉस ले लिया, तो वहां से हमको परपेंडिकुलर वाली चीज मिल गई। और लाइन 1 और लाइन 2, जैसे यहाँ पे लाइन 1 एंड लाइन 2, ये क्या होता था, ये आपको बताता था कि ए बताता था कि आपका लाइन के ऊपर का पॉइंट है ना, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन 1। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं लाइन 1 के ऊपर आ रहा था, सी वाला पॉइंट कहीं ना कहीं लाइन 2 के ऊपर आ रहा था। तो अगर हम सी माइनस ए करेंगे तो कहीं ना कहीं ए सी वेक्टर बन जाएगा। ये सी माइनस ए क्या है आपका, ये सी ए वेक्टर कह सकते हो, ये क्या कह सकते हो आप, एसी वेक्टर कह सकते हो। तो जरा सा मेरे को ये बताओ जल्दी से, क्या ये एसी वेक्टर एक प्लेन पे आएगा, क्या ये एसी वेक्टर एक प्लेन पे आएगा? ठीक है, क्योंकि ए और सी पॉइंट था, पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो वेक्टर बनेगा वो किसी प्लेन पे आएगा। और ये जो होगा, जो बी क्रॉस डी कर रहे हैं, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो तो फाइनली ये दोनों जो वेक्टर दिख रहा है, एक एसी वेक्टर और एक बी क्रॉस डी, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बनेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहीं पे ये आपका सिंपल सा फिर फंडा बनता है कि इफ टू लाइंस r vector is equal to a1 vector plus lambda times of b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu times of b2 vector are coplanar। अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं तो उस केस में a2 minus a1 डॉट b1 b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलिए, क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है आप लोगों को, या मन में जो भी डाउट आ रहा है प्लीज क्लियर कीजिए। इस डायग्राम को देख के आई थिंक थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो। एसी वेक्टर इस प्लेन के ऊपर आएगा, इस प्लेन के ऊपर, और बी क्रॉस डी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जिसके कारण इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। आनंद कुमार कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, सिंपल है फंडा। मतलब अल्टीमेटली मैं वो वाली चीज आपको विजुलाइज करवाना चाहता हूं कि कितने जगहों पे हमने दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बनाया है, ताकि वहां पे आप इन चीजों को रिलेट कर पाओ और भूलो ना। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ एक ही जगह पे काम नहीं किया है, दैट इज आपका जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो पास करवा रहे हैं। बाकी अगर नोटिस करोगे तो हर जगह काम किया है। स्टार्टिंग के जो 3 वेक्टर के इक्वेशंस थे केसेस वाले, वहां पे भी काम किया, और यहाँ पे 2 लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करने में भी काम किया। और उसके बाद आता है उसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइन का इक्वेशन अगर ऐसे दिया होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वेक्टर में कन्वर्ट कर लो और फिर ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप सीधा ही इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखना, जहां जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां वहां पे कार्टेशियन फॉर्म में डिटर्मिनेंट्स आएंगे। ठीक है, वहां वहां पे कार्टेशियन फॉर्म में डिटर्मिनेंट्स आएंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर आप देखो ये a2 माइनस a1 का लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है, तो ये b1 वेक्टर का लिखा हुआ है, और ये किसका लिखा हुआ है, तो b2 वेक्टर का लिखा हुआ है। ठीक है,
लास्ट कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो एक पॉइंट से, एक प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, एक पॉइंट से एक प्लेन का डिस्टेंस। तो यहां पे क्या मैंने कुछ रखे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई थिंक थोड़ा बोरिंग हो रहा है क्या आप लोगों के लिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। अब जो लोग फॉर्मूला वाला पार्ट को देख रहे हैं, क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आपको फॉर्मूले पे ले चलता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला।
दिक्कत हो रही है? ध्यान दे रहे थे ना खूब? टू आई लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 10/9 आ रहा है शिवम, परफेक्ट, वेरी गुड, सही है। और ये पास करेगा, इसका जो प्लेन है वो 2,1,3 से पास करेगा, राइट? तो अब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या था? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर, ठीक है, लैम्डा वेक्टर प्लस n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर वेक्टर डॉट, ये ऊपर वाले को लिखा 2i प्लस 2j माइनस 3k, फिर आया प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया, लेकिन इसमें लैम्डा, लैम्डा जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है लैम्डा निकालने के लिए। जैसे इस सवाल में दिया है कि वो जो प्लेन होगा वो 2,1,3 से पास करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लेन passes through 2,1,3। तो स्टूडेंट्स अगर ये 2,1,3 से पास कर रहा है और आपको पता है कि जो आर वेक्टर होता है वो तो कोई प्लेन का रैंडम पॉइंट का वेक्टर होता है, तो हम यहाँ पे आर वेक्टर को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। और अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर पुट करोगे, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, तो अब आपका बनेगा पुटिंग 2 in 1, we get आधे उस 9 को राइट में भेज दो ना, डिनोमिनेटर वाले को, ओके। बाकी शायद थोड़ी सी गलती हुई है बीच वाले में, जे वाले में। नहीं नहीं नहीं, आपका सही है शायद शिवम, आपका आपका वाई वाला गलत हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 2 को 1 में पुट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनली यहां से आपको फिर क्या करना है, फाइंड लैम्डा, ठीक है, फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएगी, वही आपका सॉल्यूशन का तरीका रहेगा। क्लियर? सो व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच है कि सीधा फॉर्मूला लगाया तो जो ब्लैक कलर का इक्वेशन है वो बनेगा, ठीक है। अब उस ब्लैक कलर के इक्वेशन में लैम्डा दिख रहा है, उस लैम्डा के लिए क्वेश्चन ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो प्लेन है वो 2,1,3 से पास कर रहा है, उसको कैसे यूज करोगे, तो उसको आप आर वेक्टर में पुट कर दोगे, आर वेक्टर को उसके साथ रिप्लेस कर दोगे।
तो अब आपके इस पूरे इक्वेशन में, ब्लैक कलर वाली इक्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल दिखेगा लैम्डा। तो आप उस लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसको वापस से ऊपर पुट करके रीराइट करोगे इक्वेशन को, रीराइट करोगे विदाउट लैम्डा, ठीक है, रीराइट करोगे विदाउट लैम्डा। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। तो क्या बच गया है इसमें? अच्छा, एक ही कॉन्सेप्ट बच गया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है। ऐसे भी आज पता नहीं लोग बहुत कम है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसके एक्सरसाइज को करके आना, और ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये हार्डली 10 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है, बट आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल आज पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहे हैं। शाम बहुत लेट से क्लास हो रही है, शायद इसलिए भी हो सकता है। तो होमवर्क विल बी complete the questions of complete the questions of 11.3, ठीक है। I will complete distance of a point from plane, distance of a point from plane in next class। मतलब इसको हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में बता के हम इसको क्वेश्चंस वगैरह ले लेंगे, ठीक है। आदर्श पूछे सर डायरेक्ट मंडे को होगी क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन? आदर्श ऑफलाइन होगी या नहीं होगी ये कंफर्मेशन हमें सैटरडे को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे नीतीश जी ने आई थिंक 6 तारीख तक का लॉकडाउन दिया था। तो either they will make an announcement on 6th of February or possibly on 5th of February। तो 5 या 6 को अनाउंसमेंट आ जाएगा, एंड वी आर वेरी मच श्योर कि क्लासेस खुल जाएंगी। ठीक है, मतलब आप लोगों की तो खुल जाएंगे, तो आप लोग अगर गाँव वाव पे गए हो तो वहां से वापस आ जाओ। आनंद, क्या रिवांश पूछ रहा है सर कहाँ जा रहे घूमने? हिमाचल प्रदेश। आनंद कुमार सर एंगल वाला रिमूव हो गया। यस, एंगल वाले सारी चीजें रिमूव हो गए, 2 लाइंस के बीच का एंगल, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। दीक्षा लैम्डा 10/9 आएगा, 10/9। देखो कहीं पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हुई होगी। सिद्धांत कह रहे हैं सब कुछ 14 फरवरी के बाद खुलना चाहिए। 15 फरवरी को स्लैब डे होता है, पता है ना? आनंद कुमार सर नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, मैं क्या कहते हैं, अभी अभी आज जाने से पहले मैं आज के लेक्चर का नोट्स और वो अपलोड कर दूंगा। कल वाला तो हो गया था ना आनंद? कल वाला तो अपलोडेड था शायद। 95% लेकर आओ, ले चलूंगा हिमाचल। ठीक है, चलो। सो एंडिंग द क्लास हियर, बाय एवरीवन। मिलते हैं अगले हफ्ते वेडनेसडे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग द क्लास ऑन वेडनेसडे। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंडिंग द क्लास हियर।